हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। और आज हम ये एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप लोगों का जेईई मेंस एकदम पास में है और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल ही रही होगी। तो हम उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए आए हैं और अपनी तरफ से जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो सकता है हम उसमें करेंगे, जिससे कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो पाए। इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं बेटा एग्जाम्पलर के, वो थोड़े हाई लेवल के हैं, तो वो हम धीरे धीरे आपको करा देंगे। कुछ एग्जाम्स क्वेश्चंस एडवांस लेवल के भी हैं, एक दो सवाल वो हम एडवांस के पहले आपको करा देंगे। तो डोंट वरी, राइट। इसमें सारे सवाल इसलिए नहीं लिए हैं जिसमें वीडियो बहुत लंबा ना खींचे, तो हम थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके बच्चों, तो इस सीरीज को आप कंटिन्यूसली देखिएगा, जिससे आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और ये सीरीज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लें और जीत सती नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। इसका फायदा क्या है बेटा, इस टेलीग्राम चैनल पे जो भी नोट्स हैं, जो हम बनाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे या कुछ हम एक्स्ट्रा दे पाएंगे, तो आपको वो वहां पे मिल पाएगा, सारे के सारे नोट्स। आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल पाएगी एंड मच मोर। तो इस टेलीग्राम चैनल को बेटा जरूर ज्वाइन कर ले। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम पहला टॉपिक आज ले रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, क्लास 11th का टॉपिक है ये। और इस टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके कुछ सवाल हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है आपका सामने। क्या बोल रहा है भाई सवाल में? सवाल में बोला जा रहा है, among the four graphs there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 से t। अच्छा, टाइम इंटरवल कोई भी टाइम इंटरवल नहीं है। टाइम इंटरवल है आपको 0 से लेके t तक जाना है। आपको कहा t इक्वल टू 0, मतलब यहां से लेके किसी t तक जाना है। हर ग्राफ में यहां से लेके किसी t तक जाना है, यहां से लेके किसी t तक जाना है, यहां से लेके किसी t तक जाना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल 0 से लेके t कैन वैनिश। कैन वैनिश का मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 है। वो इंटरवल आपको बताना है, ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें किसी इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 0 से लेके t तक 0 होगी, ठीक। अब हमको ये बताना है कि v एवरेज जो है किसी एक इंटरवल 0 से लेके t तक क्या होगी, 0 होगी। ये हमको बताना है किस ग्राफ में होगी, ये हमको बताना है। तो सोचते हैं भैया ना, सबसे पहले तो सोचते हैं वी एवरेज वेक्टर के बारे में कि भाई वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर वेक्टर लगा दिया। ये क्या होता है भाई, वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं सर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ सर, यही तो लिखते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उससे हमको नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है। ऐसे ही तो लिखते हैं। यस सर, हमने तो पढ़ा था ये। और ये होना चाहिए क्या, 0, क्वेश्चन में बोला है। इसका सीधा मतलब क्या हो गया, एक्स एफ मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। जब दोनों बराबर होंगे तब तो उनका डिफरेंस 0 होगा। तो क्वेश्चन में आपको मेनली यही समझना था कि आपको ऐसा ग्राफ ढूंढ के बताना है जिसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर, ठीक। अब क्वेश्चन में आप देखोगे एक्ट टी इक्वल टू 0 से बात हो रही है, एक्ट टी इक्वल टू 0 से बात हो रही है, मतलब ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, वो है x0।
x0 का मतलब t इक्वल टू 0 का। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है बेटा, x0 है। ठीक, तो हमको ऐसा ग्राफ ढूंढ के बताना है जहां फाइनल ऐसा कोई जिसमें कोई ऐसा टाइम पीरियड मिल जाए जो जिसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या हो, x0, वो हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो यहां पर हम एट t इक्वल टू 0 से शुरू करना है। तो ये पहला ग्राफ देखते हैं, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच लेते हैं। अब क्या ये लाइन इस ग्राफ को कहीं कट कर रही है, नहीं कर रही है, इसका मतलब इस ग्राफ में कहीं भी किसी भी और दूसरे पॉइंट पर इस पॉइंट का x0 ये है, इस ग्राफ का, इस ग्राफ का x0 ये है, इस ग्राफ का x0 ये है, और इस ग्राफ का x0 ये है, इनिशियल t इक्वल टू 0 वाला। तो पहले वाले ग्राफ में कोई दूसरा पॉइंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे x0 पे ये बॉडी दोबारा आएगी, तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। अब सेम काम दूसरे वाले पे कर रहे हैं, तो हमने यहां भी खींचा, तो यहां हमको क्लियरली दिख रहा है एक और टाइम कोई टी हमको मिल रहा है, कट कर रहा है ग्राफ को, जिस पॉइंट पे जिस टाइम पर ये जो बॉडी है वो x0 पे होगी, मान लेते हैं यही टी टाइम है, और इस वाले पॉइंट पे भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x0। तो अगर हम इस इंटरवल में देखें 0 से t, तो ये सेकंड वाले ग्राफ में 0 से t में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। तो इस वाले ग्राफ में 0 से लेके t में हमको एवरेज वेलोसिटी 0 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी सेम काम करोगे, x0 से पैरेलल खींचोगे और आप देख रहे हो कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी हमको कोई ऐसा नहीं मिलेगा पॉइंट जहां पर एवरेज वेलोसिटी 0 हो। एंड फाइनली इसमें भी आप अगर खींचोगे तो ये भी आप देख रहे हो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। तो आसान सवाल था, आपको फंडामेंटली आपको ये बात सोचनी थी कि एक्स एफ और एक्स आई बराबर होने चाहिए, बस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल पे। अब ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, क्या बोल रहा है, इन अ वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहां बात हो रही स्पीड की। ठीक है, स्पीड क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, अगर हम बोलें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और अगर हम बोलें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, सर 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब वेलोसिटी प्लस माइनस होगी, मतलब ये डायरेक्शन दिखाएगा, पर स्पीड हमेशा पॉजिटिव में मिलेगी। यस सर, ठीक, ये थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन में आपको होना चाहिए, यही इस क्वेश्चन का बेसिकली मेन आइडिया था। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ये जो स्पीड है ना बेटा, ये 0 से v0 है, स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो 0 से v0 है ये स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, आपको इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे इस सवाल को, सीधे नहीं समझ पाओगे। यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं बेटा वेलोसिटी, और यहां मैं प्लॉट कर रहा हूं बेटा टाइम। अब बात हो रही है किसकी, स्पीड की। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर वेलोसिटी +2 है तब भी हम स्पीड क्या बोलेंगे, 2, और -2 है तब भी हम स्पीड क्या बोलेंगे, 2। तो जब स्पीड 0 से v0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी v0 -v0 से +v0 तक वेरी कर सकती है। अरे भाई, वही वाला लॉजिक हो गया ना कि मान लो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी -v0 है, तो स्पीड तो उसकी v0 ही होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ग्राफ है वो इन दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहा है, बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक, अब हमें बताना है कि कौन सी चीज पॉसिबल है। ठीक, पहला पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ते हैं। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नॉन जीरो वैल्यूज। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, ठीक, मस्ट ऑलवेज टेक नॉन जीरो
वैल्यूज। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, मस्ट। ठीक है, यहाँ वर्ड क्या आया बेटा, मस्ट। अब यहाँ पर वो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक, इन दोनों, आपको ये बात समझ आ गई कि इस लाइन का मतलब ये है कि इन दोनों लाइंस के बीच में उसकी वेलोसिटी लाई कर रही है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, अगर ये कहा जा रहा है कि वो लाई कर रही है 0 से v0 के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो लाई करनी चाहिए कहां से कहां तक, -v0 से v0 के बीच में। यही ग्राफ हमने बनाया है, -v0 से v0। अब ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा रैंडम कुछ शेप ले ले, ठीक है, या कुछ साइनोसॉइडल कर्व टाइप का भी बन सकता है, ऐसा कुछ कुछ ऐसा भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी भी टाइम इंटरवल t में हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। मान लेते हैं कि ये वाला ग्राफ मैंने बनाया, ये हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम ये टाइम इंटरवल t ले लें और इसका हम एरिया देखें, तो क्लियरली आपको दिख रहा है इसका एरिया कैसा है, नेगेटिव। एरिया इसका कैसा है, नेगेटिव। सर एरिया क्यों देख रहे हो, क्योंकि एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप अगर कोई भी टाइम इंटरवल यहाँ टी लो तो देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। कोई भी टाइम इंटरवल अगर आप टी लो यहाँ पर, ऐसा ले लो रेंडमली, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो ये तो बोल रहा मस्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो गलत हो गया भाई, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट सेटिस्फाइज दिस। अब देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी, बट हमको ये नहीं बताया जा रहा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, उसकी स्पीड ऐसी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। एक केस ये भी तो हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, ऐसा +v0 स्पीड से चल रहा हो। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी +v0 की से चलेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो एरिया हमको मैक्सिमम मिलेगा। और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी -v0 से चलेगा तब उसका हमको डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम मिलेगा, जो कि -v0 की कांस्टेंट स्पीड से चलने पर मिलेगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हमको कब मिलेगा, जब हम पॉजिटिव v0 से चलेंगे और नेगेटिव v0 से चलेंगे। और किसी भी टाइम इंटरवल t में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब कब कितना होगा, पॉजिटिव v0 से चलेंगे तो कितना होगा, +v0 इंटू टी, और नेगेटिव v0 से चलेंगे तो -v0 इंटू टी। तो क्लियरली कोई भी दूसरा मोशन अगर हो रहा होगा उसका इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। सोचकर देखो ना यार, मैक्सिमम एरिया कब होगा, देखो वीटी कर्व का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से चल रहे होगा, तभी तो मैक्सिमम पूरा एरिया ही आ जाएगा। तो कुछ भी ग्राफ बना होगा उसके नीचे, उसके अलावा यहाँ पर कैसा भी ग्राफ बना होगा, चाहे साइनोसॉइडल हो, ट्रायंगुलर हो, कैसा भी शेप हो, इन दोनों के बीच में ही होगा ना एरिया। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। फिर क्या बोल रहा है भाई, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ऑलवेज हमेशा अ नॉन नेगेटिव नंबर, हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होगा। भाई कुछ मत करो, यही वाला जो मैंने ग्राफ बना दिया इसी को देख लो भाई। ये वाला जो जोन है इसमें अगर आप स्लोप, भाई वीटी कर्व जो होता है उसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ये हमें मालूम है। भाई वीटी कर्व का जो स्लोप है वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा कर्व है
मतलब ये क्लियरली यहाँ पे आपने हमने एक स्लोप बना दी, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये तो बोल रहा ऑलवेज, तो गलत। ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमेशा नेगेटिव नॉन नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या भाई, जैसे यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, अब यहां वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब यहां पे अगर हम ये ऑरेंज वाला ग्राफ देखना, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ कहीं पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए से बी में वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा था, ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बी से लेके सी में नेगेटिव वेलोसिटी है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, तो क्लियरली बी पॉइंट पे वो टर्न हुआ है, पहले वो फॉरवर्ड जा रहा था, फिर वो बैकवर्ड आने लगा, मतलब क्लियरली यहां पे वो क्या हुआ है, टर्न हुआ है। तो टर्निंग पॉइंट ग्राफ में हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल कि टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, पर ये तो बोल रहा है नो टर्निंग पॉइंट, होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया अभी, ये एक बहुत ही शानदार प्यारा सा सवाल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें सोचना कैसे था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस एल विथ स्पीड v1। चल मान लेते हैं ये उसका पाथ है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये उसका कहीं मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एम लिख देता हूं इसको। टोटल डिस्टेंस इसका क्या है, मान लेते हैं एल, हाफ द डिस्टेंस एल, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एल विथ स्पीड v1, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस एल है इसका, आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से मूव कर गए, एंड अदर हाफ विथ v2। तो हमको एवरेज स्पीड बतानी है, सिंपल बात है भाई। सिंपल बात क्या है भाई, आधा डिस्टेंस आपने v1 से कवर किया, तो इस मोशन में टाइम कितना लग रहा होगा सर? सर टाइम होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, l/2, आधा डिस्टेंस कवर किया है ना। स्पीड कितनी है सर, v1। तो सिमिलरली यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है सर, l/2 डिस्टेंस कवर किया है और स्पीड कितनी है सर, v2। यस सर। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई, हो गया t1 प्लस t2, वो कितना हो जाएगा सर, l/2 दोनों में से कॉमन निकाल लो, 1/v1 प्लस 1/v2। यस सर, इतना टोटल टाइम हो जाएगा। हमको क्या निकालना था सर, एवरेज स्पीड निकालनी थी, एवरेज स्पीड निकालनी थी। हाँ सर, तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस उसने एल कवर किया है और टोटल टाइम आपने ये निकाल लिया, यहां से एल से एल कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2v1v2 होल अपॉन v1 प्लस v2। तो आपको ये ऑप्शन मिल गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, PYQ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है PYQ में, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, आसान सवाल था, इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट, क्या दिया हुआ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। और किससे दिया हुआ, ये इक्वेशन दी हुई है। तो सर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मतलब सीधा सीधा हम तो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का बना सकते हैं यार। हाँ यार, एक बार में ग्राफ बना लोगे अगर, तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। हाँ सर, क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर।
अब थोड़ी सी मैथ ना आपको आनी चाहिए एग्जाम्पल सॉल्व करते समय, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ये क्या है सर? ये पैराबोला है। हाँ हम पढ़े थे 11th में, नहीं पढ़े थे तो पढ़ लोगे। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। यस सर। और ये जीरो कहाँ हो रहा है? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे x इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है? 0 मीटर। तो यहाँ कहीं 2 सेकेंड पे ये जीरो है, ऐसा। तो पैराबोला कुछ ऐसा आपको जाता हुआ दिखाई देगा, लाइक दिस। सर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे x कितना है? तो इसमें सर जीरो पुट कर दो, तो x आपको मिल जाएगा 4 मीटर। तो ये आपका हो गया 4 मीटर, ये आपका है 0 सेकेंड। यस सर। कहाँ की बात हो रही है? जीरो से फर्स्ट 4 सेकेंड की बात। सर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे x कितना होगा? सर 4 यहाँ पुट कर दो, 4 माइनस टू, टू का स्क्वायर 4 मीटर। अच्छा, मतलब 4 सेकेंड ये है, 4 सेकेंड जो है वो ये है 4 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड। और इस 4 सेकेंड पे भी x क्या है? 4 मीटर ही है। यस सर। ये ग्राफ का कर्व ऐसा मिले। तो अगर आपसे पूछा जाए नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या पूछा जाए? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है ना, भूलना मत। यहाँ एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हाँ सर। भाई पहले वो 4 पे पड़ा था, खड़ा था 4 मीटर पे, दोबारा अब आप फिर 4 से वो 0 पर आया। मतलब आप ऐसा समझ लो कुछ, ये मान लेते कहीं 0 है, ये कहीं 4 मीटर है। पहले वो 4 पे खड़ा था इनिशियली, फिर वो कहाँ आया? 0 पर आया, फिर वो दोबारा चल के कहाँ आ गया? 4 पर चल के आ गया, ये फाइनल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया? 0। पर पूछा हमसे क्या गया है? डिस्टेंस कवर्ड। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? भाई यहाँ पे चल के गया था तो 4 मीटर कवर किया, वापस चल के आया तो 4 मीटर कवर किया, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया? 8 मीटर। ये आंसर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 मीटर का। और डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 8 मीटर का। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि यहां से यहां कवर करने में 4 मीटर कवर किया, और यहां से यहां कवर करने में दोबारा 4 मीटर कवर किया, टोटल डिस्टेंस 8 मीटर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये भी अच्छा सवाल है भाई। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक एक्सेलरेट, ये आप रेलवे स्टेशन पे गए होगे तो आपने देखा होगा ये चीज, कि एक ऑटोमेटिक चलने वाली वो आती है, सीढ़ी आती है। सारे बच्चों ने देखी होगी, मेट्रो में भी देखी होगी, है ना। कहीं थोड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन गए होगे तो शायद वहां भी देखी होगी, राइट। इस तरीके से वो आती है, इस तरीके से वो आती है एट अ मेट्रो स्टेशन। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, अ गर्ल वॉक्स अप अ स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1। मतलब अगर ये एक्सेलेटर बंद है, बंद पड़ा हुआ है, तो गर्ल, मान लेते हैं एक्सेलेटर की जो टोटल जो लेंथ है वो है l। ठीक, पहले l मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर ये स्टेशनरी है, मतलब एक्सेलेटर बंद है, तो गर्ल इस पे t1 टाइम में चली जाती है। तो मान लेते हैं कि गर्ल की स्पीड क्या है? vg। ठीक है। और स्पीड नहीं, सॉरी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। और एक्सेलेरेटर की स्पेलिंग कहां से चालू होती है? ई से, तो वीई मान लेते हैं। वी हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर। ठीक, एस। ठीक, एक्सेलेरेटर। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जब ये एक्सेलेरेटर स्टेशनरी था, मतलब चल नहीं रहा था, तो गर्ल को कितना समय लगा? टाइम लगा, कितना लगा? t1 लगा। गर्ल को कितना टाइम लगा? t1 लगा। तो केस वन,
व्हेन एस्केलेटर इज स्टेशनरी। ठीक, तब हम क्या लिखेंगे भाई, t1 क्या होगा, टाइम कितना लग रहा होगा सर, वो तो लेंथ है जितनी एक्सीलरेटर की, हाँ, अपॉन वी जी, गर्ल की वेलोसिटी। यस सर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, L इज इक्वल टू वी जी इंटू T1। हाँ सर, ये हम लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द एक्सीलरेटर देन एक्सीलरेटर टेक हर इन टाइम t2। मतलब लड़की अगर सिर्फ यहाँ पे खड़ी हो जाए तो एक्सीलरेटर अपने आप उसको लेके जाएगा, तो एक्सीलरेटर उसको टाइम t2 मिल जा रहा है। तो एक्सीलरेटर की स्पीड क्या हमने मानी है, v। तो जो केस 2 है, जो केस 2 है, व्हेन गर्ल इज स्टेशनरी, तो यहाँ पर टाइम t2 कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा L अपॉन वी, L अपॉन वी। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू वी इंटू T2, v इंटू T2। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अ मूविंग एक्सीलेटर। मतलब एक्सीलेटर भी चल रहा है और लड़की भी चल रही है, उस केस में टाइम कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो आप सोचो, एक्सीलेटर भी ऊपर चल रहा है, उसको ले जा रहा है, लड़की भी ऊपर ले जा रही है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड अप। तो केस 3 में व्हेन गर्ल मूव्स अप अ मूविंग एक्सीलेटर, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी गर्ल की, वो क्या हो जाएगी, वी जी प्लस वी। यस सर, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा टी डैश, वो कितना लगेगा सर, वो एल अपॉन हो जाएगा वी जी प्लस वी, इतना समय लगेगा। हाँ सर, अब इसको सॉल्व करना है, टी डैश ही तो निकालना है, तो टी डैश इज इक्वल टू एल अपॉन वी जी प्लस वी। ठीक, अब हमको मालूम था क्या, एल क्या है, वी जी इंटू T1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी इंटू T2, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करोगे आप, हमको ये वी जी वी का टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर आप देखो सिर्फ T1 T2 के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, एल की जगह मान लेते हैं वी जी इंटू T1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वीजी हमने ऊपर लिख दिया, तो नीचे भी हम वीजी वीजी लेके आएंगे, तो यहां से हम वी को रिप्लेस करेंगे, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वीजी इंटू T1 अपॉन T2, और ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे। तो आप देखिए, हम यहाँ पुटअप कर लेते हैं, यहाँ पर वीजी इंटू T1 अपॉन, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको ये वीजी या वी के टाइम आंसर में नहीं चाहिए था, तो ऊपर नीचे वीजी वीजी बना लिया, ये कैंसिल हो गया। तो ये टी डैश हमको क्या मिल रहा है बेटा, T1 T2, एलसीएम ले लोगे तो T1 प्लस T2, ये हमारा आंसर हो गया बेटा, आंसर। आंसर क्या है भाई, ये है। ठीक, अब मान लेते हैं उल्टा हो जाता, क्या हो जाता भाई, उल्टा हो जाता अगर कि गर्ल नीचे आ रही होती, गर्ल अगर नीचे आ रही होती एक्सीलेटर से, ठीक, इफ गर्ल वॉज कमिंग डाउन द मूविंग एक्सीलेटर, तब क्या होता, सबसे पहली बात तो भाई, एक्सीलरेटर तो ऊपर की तरफ ही चल रहा है, एक्सीलरेटर की स्पीड ऊपर की तरफ होती, मतलब एक्सीलरेटर उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता, गर्ल नीचे आना चाहती इस केस में, तो ऑब्वियस सी बात है वीजी को बड़ा होना पड़ता वी से, तभी वो आ पाती नीचे, नहीं तो नहीं आ पाती। तो आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे ना, फनी वीडियोस, एक आदमी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है एक्सीलरेटर से, या नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है पर उतर नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आदमी है या और लड़की है, जो भी है, पर्सन है जो मूविंग एक्सीलरेटर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर चढ़ नहीं पा रहा है, उसकी स्पीड एक्सीलरेटर से कम है,
मतलब वो जितना ऊपर चढ़ पाता है 1 सेकंड में, उससे ज्यादा एक्सीलेटर उसको नीचे ले आता है, या वैसा वर्षा, जितना वो उतरता है एक्सीलेटर से नीचे, जितना टी टाइम में, उससे ज्यादा एक्सीलेटर उसको ऊपर चढ़ा देता है। तो आपकी गर्ली की वेलोसिटी एक्सीलेटर की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो नेट वेलोसिटी गर्ली कितनी हो जाएगी इस केस में, वो हो जाएगी वीजी माइनस वी, क्योंकि जितना वो नीचे उतरने की कोशिश करेगी, मतलब उसने मान लीजिए 10 स्टेप नीचे की तरफ आए, ठीक, तो एक्सीलेटर उसको 4 स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ा देगा, तो नेट कितना हो जाएगा, 6 स्टेप। तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीजी माइनस वी। तो अब आपको अगर टाइम टी डैश निकालना है तो आप क्या करोगे, एल अपॉन वीजी माइनस वी। अगेन सेम तरीका, एल को यहाँ पे रखोगे, एल की जगह क्या रख दोगे आप, वीजी इंटू टी वन अपॉन वीजी माइनस, और वी की जगह आप क्या रख दोगे, वीजी इंटू टी वन अपॉन टी टू, और यहाँ से फिर ये वीजी वीजी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टी वन इंटू टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। इतना समय लगेगा काय में, लड़की को नीचे आने में ऑन मूविंग एक्सेट्रा। मतलब मान लेते हैं लड़की पहले यहाँ खड़ी थी, अब वो नीचे आना चाह रही है, तो उसको कितना समय लगेगा वो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि भाई हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, बी ऑप्शन, वो इसलिए दिया हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें क्या बोला है, फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन एक्स इज गिवन बाय दिस। बात ही खत्म हो गई, डिस्प्लेसमेंट का आपको इक्वेशन दे दिया, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है अलग अलग सवाल। सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बेटा, थोड़ा सा ग्राफ का ज्ञान, थोड़ा सा ग्राफ का ज्ञान। अब वही है, थोड़ा सा ना आपको ग्राफ्स वगैरह पे थोड़ी सी कमांड, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, जेईई मेन दे रहे हो, यू शुड हैव सम कमांड ऑन ग्राफ्स एंड ऑल, ना मैथ्स आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। एकदम ही जो जिसकी मैथ्स वीक होगी ना, उसको दिक्कत होगी बेटा, ठीक है। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, साइन कर्व ऐसा होता है, हाँ सर होता है, और x इज इक्व टू टी ऐसा होता है, हाँ। टी जो होता है ना बेटा, वो ग्रेटर देन होता है साइन टी से, टी जो होता है बेटा साइन टी से ग्रेटर देन होता है, ऊपर होता है हमेशा का। तो ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हो, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हो, टी माइनस साइन टी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। किसी भी पॉइंट पर देखो ना यार, मान लेते कोई भी एक पॉइंट आप ऐसा जनरल ले लो, ठीक, आप देखो टी एक्स इज इक्व टू जो टी ग्राफ है, कर्व है, उससे आपको आउटपुट इतना मिल रहा है, साइन टी से आपको इतना मिल रहा है, तो इनका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ कर लो, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है ये वाला जहां पर टी माइनस साइन टी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। सर नेगेटिव वाले डायरेक्शन में क्या होगा, सर बेटा पहले ही क्वेश्चन में बोला है टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाला एरिया वाला ग्राफ हमको देखना ही नहीं है, तो उसको मैं मिटा ही देता, एक काम करता हूं, इस ग्राफ को हमें देखना ही नहीं है, तो ये हमने मिटा दिया। क्यों मिटा दिया बेटा, क्योंकि हमको देखना ही नहीं ना भाई, क्वेश्चन में ही बोला टी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में आप टी माइनस साइन टी क्लियरली देख सकते हो ग्रेटर देन जीरो है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो ग्रेटर देन जीरो क्लियरली ग्राफ से ये बात दिख रही है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया, सही बैठ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए सही बैठ गया एकदम, ठीक। अब किसकी बात हो रही, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की बात करने के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट तो कर लें, ऐसे कैसे, एक्स हमको दिया है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी टी करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स इज इक्व टू डी अपॉन डी टी ऑफ टी माइनस साइन टी। तो ये तो वेलोसिटी बन गया, ये क्या बन गया, वन माइनस कॉस टी, वन माइनस कॉस टी, वन माइनस कॉस टी। अब हमें मालूम है कि कॉस टी जो होता है वो लाइन करता है 1 से लेके -1 के बीच में। कैसे पता सर, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है ये।
अब इसमें माइनस कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी भी -1 से 1 लाई करता है। कैसे सर? जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप कुछ बोलोगे x 3 से 2 लाई करता है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, ये पूरी इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई होने पर। तो जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, और इस वाले 1 का माइनस कंपोनेंट मतलब 1 इंटू -1 यहाँ लिखोगे और -1 इंटू -1 यहाँ पे लिखोगे, तो वैसे ही दिख रहा है आपको, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अनइक्वल होती तो वो फर्क आपको दिखाई देता। ये कैसे पता चला सर? ये सब बेटा बेसिक मैथ में आप पढ़ते हो। बेसिक मैथ में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो पहले दिन में ये इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी माइनस मल्टीप्लाई करने पे, ये सब आप पढ़ते हो। अब इसमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस टी चाहिए, मतलब पूरी इनइक्वालिटी में क्या करना है, 1 से ऐड करना है। ऐड कर दो, तो -1 + 1 1 माइनस कॉस टी 1 + 1, ये हो जाएगा 0 से। अब 1 माइनस कॉस टी क्या है, v है, तो ये हमको मिल गया भाई साहब, ये हमको मिल गया, ये हमको मिल गया। तो v कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। तो हम ये कह सकते हैं ना v > 0 है हमेशा। हाँ कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं कि v हमेशा > 0 है। तो ये वाला टर्म, ये वाला जो बात है, ये भी एकदम सही बात बैठ गई। नहीं सॉरी, ये गलत बैठी। v हम कैसा कह सकते हैं, > 0। सी यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हुआ, इक्वल टू नहीं है। v क्या है, > 0 है, तो ये बात गलत बैठेगी। ठीक। अगला क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहा है। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे भाई, इसको अगेन क्या करोगे, d/dt कर दोगे वेलोसिटी को, ये तो करोगे। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है, एक्सेलरेशन। कर दो भाई, d/dt ऑफ v इज इक्वल टू d/dt ऑफ 1 माइनस कॉस टी। ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या मिल जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन 0, कॉस टी का -sin t, तो ए हो गया sin t के बराबर। एक्सेलरेशन ए क्या हो गया, साइन ऑफ टी के बराबर। और हमें मालूम है sin t -1 से 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से 1। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि t > 0 में a हमेशा क्या होगा, > 0। ये तो गलत है भाई, t > 0 में sin t नेगेटिव भी होता है। ठीक है, साइन का अगर यही बना हुआ है, t > 0 में देखो sin t नेगेटिव भी हो रहा है, ये तो गलत हो गया। vt लाइज बिटवीन 0 एंड 2, vt लाइज बिटवीन 0 एंड 2, ये बात तो सही है। अरे भाई 0 से 2 के बीच में लाई तो कर रहा है, तो ये बात सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये एक अच्छा सवाल था। ठीक है, बेसिक ग्राफ की एक समझ के ऊपर था ये। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी ग्राफ की समझ के ऊपर है। ठीक है, ये भी ग्राफ की समझ के ऊपर है भाई। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है, सही बात हमको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पार्टिकल वाज रिलीज एट रेस्ट एट t = 0। एट रेस्ट का मतलब हो रही वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी कैसे निकलता है सर, स्लोप से निकलता है, xt ग्राफ का स्लोप। तो t = 0 पर स्लोप निकालो। तो स्लोप हमने ऐसा देखा, इसका स्लोप तो भाई साहब t = 0 पर पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है। t = 0 पर इसका स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है, तो ये बात सही हो गई कि हाँ भाई पार्टिकल रेस्ट पे था। ठीक है ना, रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और वेलोसिटी कैसे मिलती है, स्लोप से। सर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हमें कैसे पता, बेटा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया एक्स टी कर्व कौन सा कर्व है, तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि वो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ही है। अगर वो कहीं डिस्टेंस टाइम कर्व देगा तो मेंशन करेगा। अभी पीछे एक क्वेश्चन हमने किया था ना इसका, कहां गया यार। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंस्टेंटेन उसने बोला था कि स्पीड v की बात हो रही है, तो अगर स्पीड और डिस्टेंस की बात करेगा तो मेंशन करेगा क्वेश्चन में। कुछ नहीं बोला है तो डिस्प्लेसमेंट ही माना जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट है वो।
तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया भाई, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब बोल रहा है एट बी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है। तो देखते हैं एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब अपॉन टाइम, हाँ मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और बोला जा रहा है कि ये एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से। नहीं सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। देख लेते हैं, देख लेते हैं। बी पॉइंट ये है, बी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो स्लोप 0 है, मतलब एट बी वेलोसिटी इज 0। अब बी पॉइंट के जस्ट पहले देखो भाई, जस्ट पहले क्या था हाल, जस्ट पहले वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, जस्ट पहले वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव, और जस्ट बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। मतलब पहले पॉजिटिव थे वेलोसिटी और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी को क्या, वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। भाई पहले पॉजिटिव वेलोसिटी थी, फिर वो हो गई नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया इस केस में, नेगेटिव। तो ये तो गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। ठीक, फिर बोल रहा है एट सी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेनिश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन इसीलिए कराया जा रहा है, इसी पॉइंट के लिए, और कोई इसका मकसद नहीं था। भाई सी जो है ना वो ऐसा पॉइंट है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यहां पर है सी। अब ये ग्राफ में ना एक स्पेशल पॉइंट है, और इस ग्राफ में अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे ना सी पर, तो हमेशा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, ऐसा आपको स्लोप मिलेगा। अगर आप यहाँ स्लोप, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इसको मैथ्स में कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। और खास बात यह है कि इस पॉइंट के पहले अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे और इस पॉइंट के बाद में आप, इस पॉइंट के अगर आप बाद में स्लोप ड्रॉ करोगे, दोनों ही स्लोप आपको क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। दोनों ही स्लोप आपको क्या मिलेगी, बराबर ही मिलेगी। ठीक, तो एट सी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ वेनिश, मतलब भाई पहले इस पॉइंट के जस्ट पहले और इस पॉइंट के जस्ट बाद में वेलोसिटी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन सी पे 0 हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। और इस पॉइंट पे स्लोप खुद ही 0 है, तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, 0। तो हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों ही चीजें क्या हो रही है, वेनिश हो रही हैं। क्या आपको ये बात समझ आई, क्या आपको ये बात समझ आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी फॉर मोशन ए एंड डी इज पॉजिटिव। ए कहाँ है भाई, ये है ए, डी कहाँ है, ये है। ए और डी के बीच में एवरेज वेलोसिटी की चर्चा हो रही है भाई। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती तो सीधा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे, तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा इस तरीके से, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो स्लोप है, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो स्लोप है, यही स्लोप तो आपको वेलोसिटी देगी। यस सर, और ये स्लोप तो है नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी कैसी हो गई, नेगेटिव। तो ये तो बोल रहा पॉजिटिव है, ये तो गलत हो गया। ये तो बोल रहा पॉजिटिव है, तो गलत हो गया। भैया आपको एवरेज वेलोसिटी किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में निकालना है, तो चुपचाप क्या करो, उन दोनों पॉइंट को कर दो ज्वाइन सीधा। और चूंकि ये तो ये जो लाइन जो ज्वाइन की आपको क्या देगी, नेट डिस्प्लेसमेंट देगी। ये आपको लाइन क्या देगी, नेट डिस्प्लेसमेंट देगी। और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगी। अब चूंकि स्लोप है नेगेटिव तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, नेगेटिव। मान लीजिए सवाल में अभी पूछा नहीं गया, मान लीजिए डी और ई के बीच में पूछ लिया जाता कि डी और ई के बीच में नेट वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या करोगे, सीधा डी से ई को ज्वाइन कर दोगे, सीधा कुछ दिमाग नहीं लगाओगे, ज्वाइन कर दोगे। अब ये जो वेक्टर बना है ना, ये वेक्टर आपको क्या दे रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डी एंड ई। तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, मतलब डी से लेके ई के बीच में जो वेलोसिटी है
वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। ये पूछा नहीं गया पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया भाई। ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्पीड एट ई एक्सीड्स दैट एट बी। ये तो आसान है भाई, डी पे आप बना दो 1 और टेंजेंट 1 बना दो यहां पर। क्लियरली आपको दिख रहा है कि डी पे स्लोप नेगेटिव तो है पर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ई से, है ना। क्लियरली ये जो एंगल है थीटा डी वो ज्यादा है थीटा ई से। ठीक। तो थीटा डी जो है वो ज्यादा है थीटा ई से। ठीक। तो क्लियरली जो मैग्नीट्यूड होगा टेन थीटा डी का वो ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टेन थीटा ई से। तो डी पे जो स्पीड है वो ज्यादा होगी ई से। हाँ, डी पे स्पीड नेगेटिव है ये हम मान रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी और ई सही हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ग्राफ पे, ये समझ आया होगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा ग्राफ का। एक और ग्राफ का सवाल करेंगे और ये हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। आखिरी, आज का आखिरी लेक्चर, आखिरी सवाल है। बहुत लंबा हम नहीं खींचना चाहते इसलिए दिस इज द लास्ट। बाकी सवाल बेटा जो है वो हम करा देंगे, डोंट वरी, राइट। धीरे धीरे करा देंगे क्योंकि एकदम से कराना मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम्पलर आप जानते हो अच्छे सवाल होते हैं। तो डेफिनेटली वी विल कंप्लीट दैट। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी ए विद क्वांटिटी बी प्लॉटेड इन द फिगर 3.2 डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ मोशन हो रहा है उसका ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, बात ये बोल रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्वांटिटी बी में रिप्रेजेंट टाइम। देखो लैंग्वेज से कैसे खेलते हैं वो आप सीखो एनसीईआरटी से। में भाई अगर आपको ग्राफ बनाना है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, अगर आपको ग्राफ बनाना है, अगर आपको ग्राफ बनाना है, मान लीजिए आपको वीटी ग्राफ बनाना है, ठीक है, वीटी ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो भाई आप यहाँ वेलोसिटी ले लीजिए, यहाँ टाइम ले लीजिए। पर यहाँ पे टाइम लेके यहाँ वेलोसिटी भी ली जा सकती है भाई। ये परमिसिबल है तो ये भी परमिसिबल है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही टाइम लेंगे। इन जनरल हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं क्योंकि क्या होता है ना, फेमिलियरिटी जब ग्राफ से बढ़ जाती है, एक अगर हम एक कन्वेंशन यूज करने लगते हैं, जनरल कन्वेंशन, तो उससे क्या होता है, एनालिसिस करने में आसानी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है मे, मतलब मस्ट नहीं बोला, मे बोला है, तो ये जरूर ये सही हो गया कि हाँ भाई बी वाला जो क्वांटिटी है वो टाइम हो सकता है। अगर ये मस्ट बोल देता तो गलत हो जाता कि नहीं नहीं बी में हमको टाइम ही लेना है, ऐसा नहीं है। ऐसा कर भी बना सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो कि भाई एक्स पे हम वेलोसिटी प्लॉट करेंगे और वाई पे टाइम प्लॉट करेंगे। तो ये बेसिक बात होगी। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपसे अगर मैं पूछूं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, कमेंट में करके बताओ तुरंत। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, कमेंट करके बताओ। बेटा यूनिफॉर्म मोशन होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो हम कहेंगे कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है। अब अगर आप यहां देखें, अगर ये वाला वेलोसिटी है और ये वाला टाइम है, तो यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। पर ये तो पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप क्या होगा बेटा, जीरो होगा। पर यहां स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक। अगला क्या बोल रहा है, क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। अरे वाह, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक। तो अब आप यहां देखो भाई, ये टाइम है और ये बोला जा रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मोशन यूनिफॉर्म है, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट है, तो v इज इक्वल टू एक v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, v नॉट इंटू टी।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वी नॉट इंटू टी। और आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आप रिलेशन देख सकते हो, वी नॉट इंटू टी प्लस एस नॉट वी कहोगे आप। भाई ये कैसे आया मैं बताता हूँ। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। तो यहां हम क्या लिखोगे इसको, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट। तो ये क्या आएगा, डी एस इज इक्वल टू वी नॉट इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। इनिशियल मान लेते हैं वो उसका डिस्प्लेसमेंट एस नॉट था, टी इज इक्वल टू 0 पे। और मान लेते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट फाइनल एस एफ हो गया, टी इज इक्वल टू टी पे। एस एफ को ही हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस एफ को ही हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको इसी का कर्व बनाना है, एस का ही कर्व बनाना है। इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा एस माइनस एस नॉट। भाई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा जीरो से ही चलना चालू करे, ऐसा कोई कानून थोड़ी है। तो हमने इसलिए इसको एस नॉट लिया कि इनिशियली वो एस नॉट पे कहीं था। ठीक है, ये मत सोचना सर यहाँ जीरो क्यों नहीं लिया, भाई कोई कानून थोड़ी कि आदमी जीरो से ही चलना चालू। भाई हो सकता है वो 5 मीटर पे खड़ा हो, 8 मीटर पे खड़ा हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना यार। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो जब ये बन जाएगा एस माइनस एस नॉट, और यहाँ ये क्या बन जाएगा, वी नॉट इंटू टी। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। और t इज इक्वल टू 0 पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 0 पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s नॉट के बराबर। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, t इज इक्वल टू 0 पे ये s नॉट है, इसका स्लोप है v नॉट, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हाँ ये ऐसा कर्व दिखेगा। तो ये वाली बात सही होगी, ये वाली बात सही होगी, ये वाली बात सही होगी। अगला क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज जो अभी हमने की। भाई यहां हमको v प्लॉट करना है, यहां हमको t प्लॉट करना है, ऐसा ऑप्शन डी बोल रहा है। अब क्या बोला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट ए नॉट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब अगेन हम वही कैलकुलेशन करेंगे, ए को हम लिखेंगे dv अपॉन dt, और फिर dt को उधर ले जाके इंटीग्रेट करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू डी टी। फिर इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी v आई है कुछ, और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, 0 से t के बीच में। ठीक, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अरे यार जगह ही नहीं बची, मैं चाह रहा था यहीं हो जाए। ठीक, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी आपको ऐसी। ये आपको खुद करना है, होमवर्क दे देता हूं, कुछ नहीं करना है। dt को उधर ले जाकर इंटीग्रेट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही मिलेगी। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते कुछ v आई है, फाइनल वेलोसिटी vf है, तो हाँ ग्राफ ऐसे ही दिखेगा। ये ऑप्शन भी सही है, एकदम सेम कैलकुलेशन है। यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ a नॉट आ जाएगा, यहाँ dv बाई dt आ जाएगा, यहाँ a नॉट रहेगा। फिर ऐसे आप ले जाओगे, इंटीग्रेशन क्या होगा, v नॉट से v, 0 से t, एकदम सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो एक बड़ा शानदार, इट इज अ गुड क्वेश्चन ऑन ग्राफ्स। सारे ग्राफ को जोड़कर एक सवाल बना दिए। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको मैंने ये जो सवाल है वो समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना बेटा, आपका धर्म है कमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि कमेंट नहीं छोड़ के जाओगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आपको मजा आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, बाकी ये पीडीएफ आपको जीत शशि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे, नहीं तो आप यहाँ से क्यूआर कोड आपके सामने है, स्क्रीन पर है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। जल्द ही हम और भी अमेजिंग कंटेंट के साथ आपको मिलेंगे। अपना जो महत्वपूर्ण समय है और अटेंशन है वो मुझे आपने दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, और मैं और भी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपके साथ यहाँ पर लेकर आऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट छोड़ के जाना बेटा, मैंने बार बार बोला ये आपका धर्म है। कमेंट नहीं छोड़ोगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, आपको ऐसा कंटेंट और आपको ऐसे कंटेंट की नीड है कि नहीं है। कमेंट, 1 मिनट लगता है, कमेंट जरूर छोड़ के जाना, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसमें आने वाला जो समय है उसमें जो भी हम कंटेंट डालें वो आप तक समय पर पहुंच जाए।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।